गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टेक। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी बट अभी हर रोज वीडियो आएंगी। मैं हर रोज अब वीडियो डालूंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बट अभी आगे हम अपना आज क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और उससे पहले ना हमारा एक टॉपिक जो उसमें छूटा था वो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, आज न्यू चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसको समझाने के बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस या कुछ प्रैक्टिस, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे। ठीक है, तो वो करने के बाद फिर उसके बाद फिर आज हम अपना नया चैप्टर, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट से। तो देखो ध्यान से, अब हमें ना पहले क्या करते हैं, पहले ना टर्म को समझते हैं। इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन से हम समझते हैं महंगाई, है ना। यही तो मतलब समझते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। या तो मार्केट में क्या है, प्राइस ज्यादा है या फिर मार्केट में महंगाई ज्यादा है ना। उस हिसाब से हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है जब हम कहीं पर अपने मनी को, मतलब कैपिटल टर्म्स में या फिर मनी के टर्म्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दो ही हम इसमें मतलब समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब समझ सकते हैं कि महंगाई से है। इन्वेस्टमेंट का मतलब किससे है कि हम अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो कैपिटल टर्म्स में या फिर मनी की टर्म्स में। ठीक है, ये दो ही मतलब हो सकते हैं। तो अब इस चीज को देखते हैं कि सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, और इन्वेस्टमेंट में क्या लिख सकते हैं। तो देखो, परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, है ना। हमारी जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मार्केट में महंगाई होती है ना, तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब हमने इसका ना एक छोटा सा और बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेके चलेंगे। हम सब्जी मंडी जाते हैं, है ना, और सब्जी मंडी में जाकर हमें पता लगता है कि आज क्या है, टमाटर के भाव ज्यादा है ना। अब या फिर आलू के भाव ज्यादा है ना। हमें देखने को मिलता है ना कि भाई टमाटर, आलू, सब्जियां है ना, इनके भाव कभी ना कभी या तो कम होते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, गिरते बढ़ते रहते हैं एक तरह से, है ना। टमाटर में ज्यादा होता तो आलू और बाकी सब्जियों में भी है, बट ज्यादातर क्या होता है टमाटर में। क्या होता है कि हम जाते हैं, पता चलता है टमाटर के भाव क्या है, 80 रुपए चढ़ा हुआ है। ठीक है, और फिर हम सब्जी वाले अंकल से वो बोलते हैं कि हम इससे पहले जो लेके गए थे वो हम 20 रुपए में लेके गए थे, है ना। तो ये फिर क्या हुआ, मतलब जो हमारे जो टमाटर का भाव है वो बढ़ चुका है। इट मीन्स मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुकी है ना। यही तो होता है ना, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं और हमें पता लगता है कि टमाटर के भाव तो बढ़ चुके हैं, इसका मतलब जो हमने पहले जिस रेट में हमने टमाटर खरीदे थे जो कि थे 20 रुपए, 3-4 दिन बाद ही उसका रेट 80 रुपए हो गया। इसका मतलब जो महंगाई बढ़ चुकी है, मार्केट में क्या हो चुका है, इन्फ्लेशन आ चुकी है। तो अब हम टमाटर को खरीदेंगे क्या, ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि खरीद भी सकते हैं नहीं भी। बट जाहिर सी बात है कि हम जहां हम 1 किलो टमाटर खरीदते वहां हम आधा किलो टमाटर खरीद के आ जाएंगे, है ना। तो इससे हमारी क्या हुई, परचेजिंग पावर कम हो गई, है ना। ये हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देगा। तो यही मतलब होता है इन्फ्लेशन में। यही ये जो लाइन लिखी है ना, यही लाइन ये कहना चाहती है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है ना वो डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन पे। मार्केट कंडीशन में इन्फ्लेशन है या फिर इन्फ्लेशन मतलब नहीं है, मतलब महंगाई हो रही है या फिर सस्ती है। तो ये चीज हमारी किस पे डिपेंड करेगी, परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है। अगर हमारी परचेजिंग पावर कम, अगर इन्फ्लेशन है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Thus, it is important for an investor to consider rate of inflation prevailing in market while evaluating an investment decision. अब यही बात आ जाती है कि अब ये अगर हम एक इन्वेस्टर के टर्म्स में देखा जाए तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ये उसके इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी अफेक्ट करेगा, राइट। वो एक बार को सोचेगा। मान लो पहले वो अब क्या हुआ कि वो, हम एक बच्चे का या हम किसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने टमाटर का भी एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, कि आप तुम क्या गए हो, टमाटर खरीदने गए हो, है ना। तो उसी दिन ना तुम कहीं पर इन्वेस्ट भी करने वाले थे। ठीक है, तुम क्या थे, तुम सब्जी मंडी गए हो और तुम क्या करने वाले थे उस दिन, कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले थे शेयर्स में। ठीक है,
सब्जी लेने गए, पता चला टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि मार्केट में क्या हो चुकी है, महंगाई आ चुकी है। तो अब तुमने घर आके देखा कि भाई महंगाई आ चुकी है, मतलब इन्फ्लेशन है, मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, तो अब मैं शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, है ना, अब मैं शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, या फिर जहां मैं ज्यादा करता वहां मैं कम इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टर के जो उसका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसे अफेक्ट किया महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने, है ना। तो यही यहाँ पे लाइन बोलना चाहती है कि अब ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे जो तुम जो इन्वेस्टर हो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। समझिए इस लाइन का मतलब। तो ये लाइन यही कहना चाहती है, ऊपर वाली लाइन का मतलब भी हम समझ गए कि इन्फ्लेशन क्या है और कैसे इन्फ्लेशन क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रही है, ये भी हम समझ गए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स मस्ट कंसिडर रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो इन्वेस्टर मस्ट कंसिडर रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यहाँ पर है कि, तो अब नेक्स्ट लाइन बोल रही है इन्वेस्टर्स मस्ट कंसिडर रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स मस्ट कंसिडर रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि अब देखो तुम्हें पता चल चुका है मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो अब अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंसिडर करके चलो रियल रेट ऑफ रिटर्न को, ना कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को। मतलब अब तुम ये सोच के चलो कि तुम्हें कितना रेट ऑफ रिटर्न, कितना तुम्हें रिटर्न मिलेगा उन शेयर्स को बेचने के बाद। तुमने महंगे में तुमने शेयर्स खरीद तो लिए, ठीक है, अब उन्हें आगे बेचोगे भी तो, है ना। तो तुम पहले ही महंगे में खरीद रहे हो, तो ध्यान रखना कि जब तुम बेचो तो तुम्हें उससे ज्यादा मिले, रिटर्न ज्यादा मिले, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत हमें सोच समझ के लेने होते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है ना, तो बहुत सोच समझ के लेता है। ठीक है, तो अब अगर हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो अब भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या करके देखनी होगी, क्या देख के चलनी होगी कि आगे जब हम शेयर्स को बेचें तो, या फिर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आगे हमें क्या होना चाहिए, हमें रिटर्न अच्छी मिलनी चाहिए। रियल रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, ना कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हमें आगे अच्छा रिटर्न मिले, उस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि आर मतलब ये हमें पता ही है, आर का मतलब होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। एन का मतलब होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, आई का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, माइनस 1 और 21। अच्छा, तो ये पूरा इसका फॉर्मूला है। चलो, ज्यादातर वैसे इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आ भी गया तो फॉर्मूला लिख देना और इसका मतलब समझा देना। आर का मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है, एन का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, और आई का मतलब इन्फ्लेशन रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको, अगर हमें कुछ इसके क्वेश्चन में कुछ हमें दी हुई होती है टर्म्स, तो उनको फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ओके, यही है इसका। चलो, तो मैंने आपको मतलब ही समझा दिया इसका कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसकी फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। ठीक है, और बाकी अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्योंकि ज्यादा इतना कुछ है नहीं। हाँ चलो, तो चलो हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए, ये मैंने लिए एमसीक्यू। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो अगर मान लो अगर पेपर में इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आ गया तो हमें 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं, और ज्यादा नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन है, बट है बहुत सही क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं इन्हें। इसके आंसर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इनके जो आंसर्स है ना वो मैं अभी बता देती हूँ। चलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊं अभी बता दूंगी। तो पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क रिलेटेड टू लेवल ऑफ डेब्ट इन फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज। क्या होता है बताओ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होता है, रिस्क रिलेटेड टू लेवल ऑफ डेब्ट इन फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज। क्या होता है, इज नोन एज बिजनेस रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, या फिर नन ऑफ ऑल। क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्यूट एवरेज रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट
एन इन्वेस्टर मस्ट यूज, कौन सा बताओ? ऑप्शन नंबर ए है ज्योमेट्रिक मीन, बी है सिंपल एवरेज, सी है वेटेड एवरेज, या फिर डी है नन ऑफ। इसका आंसर यहाँ पर होगा ज्योमेट्रिक मीन। इसका आंसर है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, risk which can be reduced due to diversification is known as, A है systematic risk, B है idiosyncratic risk, और C है market risk, D है none of above। idiosyncratic risk, इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 4. While comparing different securities, an investor should calculate, क्या करता है बताओ? इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर सी होगा। हाँ, इसका आंसर सी होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका आंसर सी है। यहाँ पे ना मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, कि व्हेन इन्वेस्टर इवेल्युएट मार्केट कंडीशन फॉर, अब बताओ इसमें यहाँ पे क्या नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, कंपनी डिसीजन, या फिर नन? तो इसका आंसर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक टॉपिक रह गया तो वो मैंने करवा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए एमसीक्यू, एंड हाँ उस क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर दे देना, ठीक है। लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो आज अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना न्यू चैप्टर विच इज अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसका मतलब समझो कि अप्रोचेस टू सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है। सिक्योरिटी एनालिसिस तो हम बाद में समझेंगे, बट पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम अभी ऊपर क्या पढ़ के आए बताओ? अभी हमने क्या टॉपिक किया था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही किया था ना। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब देखो जो हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि चूजिंग एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज पार्ट ऑफ अवर डेली इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना क्या है? हमारा एक इकोनॉमिक लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। एक तरह से डेली हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं अगर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम बात करें, जो भी शेयर्स का काम करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं, है ना। एवरीवन मेक्स डिसीजन एंड दीज डिसीजन आर फॉलोइंग टाइप्स। सभी लोग ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सभी लोग डिसीजंस लेते हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं इनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजन। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म डिसीजन। और दूसरा आ जाता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होता है बताओ? हम पहले भी ये टॉपिक हमारे लिए नई नहीं है, जाहिर सी बात है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। पहले हमने ये टॉपिक करा है, सो इसमें नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में किया है, बट हमने ये टॉपिक किया है, तो हम बता सकते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होता है, ठीक है। नहीं भी पता तो इसका एक बेसिक सा मतलब समझो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से ज्यादा होगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलेंगे, राइट। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम है वो 1 साल से कम है, उसको हम शॉर्ट टर्म डिसीजन बोलेंगे, है ना। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या है? जब हम ज्यादा समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। और जब हम कम टाइम के लिए या फिर हम कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो ये हमारे दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज समझो, तो ये तो तुमने समझ लिया, ये ब्रीफली छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और ये जो हमने जो पढ़ा है लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा बेसिक सा मैंने मतलब समझाया है और टाइप्स बताए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। मेन चीज आ जाती है यहाँ पर, जिसमें हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, वो है, ठीक है।
तो अब समझो, देखो जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो हमने ये तो देख लिया कि हम कितने तरह के डिसीजन लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे दो तरह के डिसीजन लेते हैं, एक तो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं और एक हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारी टाइप्स में आ गया। बट जब हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं ना, तो हम कुछ एनालिसिस लगाते हैं, हम कुछ एनालिसिस करते हैं। एक तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो हम लेने वाले हैं वो अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं, या वो सही रहेगा या नहीं, ठीक है। इसी चीज के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे जो एनालिसिस हम करते हैं ये तीन तरह से होती है। पहला होता है सिक्योरिटी एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। समझे? देखो जब भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो एनालिसिस हम तीन तरह से करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का नाम है, सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस और थर्ड हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब इसका ना एक लेमन सा मैं तुम्हें मतलब एक लेमन सी भाषा में मैं तुम्हें एक मतलब बताती हूँ, बाकी इसकी जो डेफिनेशन है ना वो तो हम बाद में वैसे भी करेंगे। तो सिक्योरिटी हम दो तरह से मानते हैं। पहले तो हम शेयर्स को भी सिक्योरिटी बोलते हैं ना, कि हमने सिक्योरिटी खरीद लिया है, इसकी सिक्योरिटी खरीदी, तो हम शेयर्स को भी बोलते हैं। बट यहाँ पर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमारा पैसा ना डूबे, ठीक है। जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के और सारे एनालिसिस लगाकर, सारे हम मार्केट कंडीशन सब कुछ देख के एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जिससे हमें क्या रहे, हमारे पास सेफ्टी रहे, हमारे पास ये रहे, हमें हमें इतना हमें पता लग जाए कि हाँ हमारे शेयर्स डूबेंगे नहीं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। जब हम पूरी सिक्योरिटी हम रखते हैं या फिर पूरी सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि हमारे शेयर्स नहीं डूबेंगे, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। लेमन सी भाषा में तो उसका यही मतलब हुआ। देन नेक्स्ट हमारा चलता है फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं कुछ फंडामेंटल या फिर कुछ बेसिक एस्पेक्ट, ठीक है। कुछ बेसिक एस्पेक्ट जो होते हैं जब भी हम अपने क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। तो डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन ये भी। बट अब हम थर्ड पे चलते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस होती है। इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल एनालिसिस होती हैं जब हम टेक्निकल वे में या फिर हम कुछ टेक्निक्स लगाकर कुछ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दी अब देखो ये तो हम देख के भी लगा सकते हैं, इनका लेमन सी भाषा में यही मतलब निकलेगा, राइट। और अगर हम तुम इस चीज को पढ़ोगे तो तुम यही समझोगे, ठीक है। बट अब जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, जब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इनका प्रॉपर मीनिंग क्या, इनका पूरा मतलब है, वो हमें यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलते हैं इनकी डेफिनेशन पे। तो सिक्योरिटी एनालिसिस की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी यहाँ पे पढ़ी थी, है ना। क्योंकि अब देखो चैप्टर का नाम ही सिक्योरिटी एनालिसिस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी एनालिसिस की डेफिनेशन में तो ये आना ही है ना। तो हमने इसका मतलब तो पहले समझ ही लिया था। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स नाउन एज फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज कमोडिटीज आर नॉट रिगार्डेड एज सिक्योरिटीज। देखो जब सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये भी लिखा है सिक्योरिटी एनालिसिस हैज मैनी डिफरेंट गोल्स। तो देखो सिक्योरिटी एनालिसिस के ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के हमारे क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी गोल्स आर however growth of capital invested, regular flow of income, safety of capital invested और hedging against inflation। अब देखो यहाँ पे ना इसके हमें ना चार वो बताए हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है कि हम जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी, राइट। जितना हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतनी फिर क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी, है ना। कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी ग्रोथ होनी इंपॉर्टेंट है। यही हम क्या करते हैं, हम अपना गोल लेके चलते हैं। देखो हमने ज्यादा से ज्यादा फिर हम कैपिटल इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा तो हमें ज्यादा ग्रोथ भी होगी। बट हमारी ग्रोथ ज्यादा होनी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से मतलब नहीं है। कैपिटल अगर तुम कम भी लगा रहे हो ओके, बट ग्रोथ उस पर ज्यादा हो, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। नाउ सेकंड चीज आती है रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि
हमारा उसमें ना इनकम हमें मतलब रेगुलरली रिसीव होती रहे। ऐसा ना हो कि एक बार तो हमें प्रॉफिट हो गया, दूसरी बार हमें लॉस हो रहा है। हमें अपना गोल ये लेके चलना है कि हमें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें लेना है जिससे हमारी जो रहे वो हमारी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होता रहे। ठीक है। थर्ड चीज, सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा ये ध्यान में रख के चलना है कि हमारे शेयर्स ना डूबे। हमने जो कैपिटल या हमने जो भी हमने इन्वेस्ट किया है ना, वो हमें ये रहना चाहिए कि वो डूबेगा नहीं, वो शेयर्स हमारे डूबेंगे नहीं। हमें क्या हो कि हमें सेफ्टी हो, हमें सिक्योरिटी हो कि हमने जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा हमें उससे रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न भी अच्छा मिले ये हम सोच के चलते हैं, बट रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हम जैसे बोलते हैं ना, तो हमें रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी की जब हम बात करते हैं उस पर फिर बात आ जाती है कि हमारे जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डूबे ना, हमारे शेयर्स डूबे ना, हमें मिले रिटर्न। एनीथिंग कुछ भी हमें मिल सकता है। ठीक है, रिटर्न हमें कुछ भी मिले, कितना भी मिले, बट रिटर्न जरूर मिले। ठीक है, ज्यादा मिले वो बात ठीक है, बट मिले। ठीक है, ये पहला गोल तुम्हारा ये रहता है। दूसरा गोल फिर हमें और भी दूसरा गोल रहता है कि ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, प्रॉफिट हमें अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो पहला तो यही गोल होगा कि हमें प्रॉफिट हो, हमें रिटर्न मिले, और दूसरा कि हमें ज्यादा ही मिले। अब फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब एक बात बताओ, इन्फ्लेशन का मतलब तो मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, है ना, कि मार्केट में क्या है, मार्केट में कैसा जो मार्केट हमारी कैसी चल रही है, महंगी है, महंगाई ज्यादा है, सस्ता है, क्या है। तो ये तो हमारी इन्फ्लेशन हो जाती है। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है। हेजिंग का मतलब होता है कि हमें जो भी हमें लॉसेस हो रहे हैं ना, हम उससे कैसे सेव हो पाए, मतलब सेविंग फ्रॉम लॉस, सेविंग फ्रॉम लॉस। तो इसका मतलब होता है ये। तो हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब है कि ये जो महंगाई है ना, हम अपने उस महंगाई में हम अपने लॉस से कैसे बच पाए। ठीक है, लॉस से कैसे बचे, ये होता है। तो हमने यहाँ पे 4 गोल्स पढ़े, और इसी के साथ हमने आज यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, और उसमें भी हमने सिक्योरिटी एनालिसिस कवर कर लिया, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि थ्योरी तो था, तो ये मैंने आपको समझाया। नाउ अब हम यहाँ पे जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, और फिर इसकी आगे की फिर हम टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे कर करके हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, आगे के टॉपिक्स। ठीक है, चलो, सो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। ठीक है, तो बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही मुझे ये और बताओ कि तुम्हें जो वीडियो आगे चाहिए वो कैसे चाहिए, लाइक क्वेश्चंस में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में, मैं अलग से कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी उसमें अटैच करके डालूं, या फिर पीपीटी, मतलब क्या चाहिए तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में ना। आप सच में मतलब कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दिया करो कि क्या क्या चाहिए, तो मैं उसके साथ फिर लगा दूंगी। ठीक है, ओके, सो बाय बाय बाय।